वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारी क्लासेस चलती हैं। साइंस कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ तीनों स्ट्रीम यहाँ पे चलता है, ठीक है। और आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9415614156। चलिए, ये केमिस्ट्री की क्लास है। आई एम संजय पांडे और हम लोग 11th केमिस्ट्री के 2 बैचेस चल रहे हैं। एक दोपहर में चलता है, एक सुबह चलता है। तो जो सुबह वाले करना चाहते हैं सुबह आ सकते हैं और दोपहर में करना चाहते हैं दोपहर में आ सकते हैं। इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास 11th की क्लास चल रही है और क्लास 11th पे हम लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया। इसको 2 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं। एक टीचर पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, हम पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए से कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चे अभी देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेकर के बाद में उसको कवर करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ये कर रहे थे चैप्टर 12 का सम बेसिक प्रिंसिपल्स का। चैप्टर 12 का लास्ट रन पे हम लोगों ने लेक्चर नंबर कितना था हितेश? 17 हो चुका था। तो ये लेक्चर नंबर 18 कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करिए। हम लोग चल रहे थे आइसोमेरिज्म पे। और आइसोमेरिज्म पे किस पे आ गए हैं हम लोग? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए, हेडिंग करिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और देखिए, हमको ये बताना है आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिसको हम लोग आइसोमेरिज्म के नाम पे जानते थे वो यही होता था। जिस वजह से आइसोमेरिज्म का नाम जानते थे, जो 10th में नहीं आता था, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो यही आइसोमेरिज्म होती थी। लेकिन नाम नहीं पता था, इसको खाली आइसोमेरिज्म के नाम पे जानते थे, ठीक है। तो ये कौन सी है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए, नाम से क्लियर। अगर एक एक वर्ड से हम लोग क्लियर करें कि जैसे पहला हम लोगों ने किया था चेन आइसोमेरिज्म। चेन में क्या किया था? इफ द आइसोमेरिज्म इज कॉज ड्यू टू डिफरेंस इन चेन, एक एक वर्ड से समझ आएगा तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा था पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में हमने क्या किया? इफ द आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप। जैसे एल्कोहल था, एक बार एल्कोहल हमने 1 पे लगा दिया, एक बार एल्कोहल हमने 2 पे लगा दिया। 1 मिनट में देखिए पूरा रिवाइज कर देते हैं। अगर हमने जैसे ये कंपाउंड किया, यहां पे OH लगाया, किस पोजीशन पे गया? 1 पे गया। नॉमेनक्लेचर क्या हो गया? 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। फिर अगर OH को उठा के हमने 2 पे कर दिया, यहां पे लगाते होते हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। तो डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? फंक्शन ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है। इफ द आइसोमेरिज्म इज कॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, तो इट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। और फिर कोई कंपाउंड रिकॉल करके हमको बताइए जिसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। एसिड। बहुत अच्छा। क्यों नहीं हो सकती? वैलेंसी 5 हो जाएगी। जैसे कोई भी कंपाउंड ऐसे हम लोगों ने किया, और एसिड तो हमेशा कहां लगा रहता है? कॉर्नर पे लगा रहता है। एसिड कभी भी चेन के बीच में, जैसे हम कहते हैं एसिड यहां पे लगा दीजिए, नहीं लग सकता है। अगर लगाएंगे, कोशिश करेंगे तो इस एसिड के कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है। तो एसिड हमेशा कॉर्नर पे आता है। एक कोई ग्रुप और बताइए जिसमें पोजीशन नहीं हो सकती? एल्डिहाइड। बहुत अच्छा। और एल्डिहाइड का आइसोमर जिसमें पोजीशन हो सकती है, कीटोन हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, अल्काइंस में हो सकती है कि नहीं पोजीशन? अल्काइंस में हो जाएगी। एल्कीन्स में हो जाएगी। एल्केन्स में नहीं होगी। एल्केन्स में आइसोमेरिज्म कैसे होगी? एल्केन की तो पोजीशन ही नहीं होती। एल्केन की तो पोजीशन लिखी नहीं, कहीं पेंटेन 2 तो लिखा नहीं जाता, खाली पेंटेन लिखा जाता है, ठीक है। बस। तो इसलिए एल्केन की कोई पोजीशन, इसलिए देखिए एल्केन को फंक्शन ग्रुप ट्रीट भी नहीं करते। एल्केन इज नॉट ट्रीटेड एज अ फंक्शन ग्रुप। एल्केन को छोड़ करके और सारे ग्रुप को हम लोग फंक्शन ग्रुप ट्रीट करते हैं, लेकिन एल्केन को नहीं ट्रीट करते। अच्छा, फिर देखिए आगे हम लोग अब फंक्शनल पे। फंक्शनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म। इसी की वजह से चैप्टर का नाम जो आइसोमेरिज्म पढ़ता है वो फंक्शनल की वजह से पढ़ता है। तो देखिए, एक वर्ड से देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट, क्या हो जाएगा? नहीं, वो तो पुराना हो गया।
जैसे आपने जो कहा कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये तो पुरानी, ये तो पहले दिन की। अब हम लोग आ गए आइसोमरिज्म नंबर कौन सा है, 4 पर आ गए। आइसोमरिज्म शीट में देखिए बेटा, रेचल शीट में देखिए आइसोमरिज्म नंबर 4 देखिए कौन सी, फंक्शनल आइसोमरिज्म। कॉपी में हेडिंग करिए फंक्शनल आइसोमरिज्म नंबर 4 पे हम लोग आ गए। तो अब हमको फंक्शनल को डिफाइन करना था, तो हम ये कर रहे हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये हो गया। अभी रुकिए, पहले सुन लीजिए, अभी नोट मत करिए। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट मतलब दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो दे विल बी कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। करेक्ट, they will be called functional isomers and they will exhibit functional isomerism। हर एक आइसोमर का नाम अलग है ना, पहले तो खाली आइसोमर बोलते थे, अब बोलेंगे चेन आइसोमर। बताइएगा, हम नाम बोलते हैं, आइसोमरिज्म का नाम गेस करिएगा कि ये नाम कौन सा आइसोमरिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कहा प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल, पोजीशन आइसोमरिज्म। बहुत अच्छा है ना। ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, पोजीशन आइसोमरिज्म। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, चेन आइसोमरिज्म। क्योंकि जतिन बताइए बेटा किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, चेन का डिफरेंस आ रहा है। एक में ब्रांचिंग नहीं है, दूसरे ब्रांचिंग है। आइसो ब्रांचिंग होती है, नॉर्मल ब्रांचिंग नहीं होती है। तो अगर ब्रांचिंग का डिफरेंस है तो क्या हो गया, दिस विल बी कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। तो नाम से पता लग जाएगा। अब उसी तरह से हमने कहा कंपाउंड एक हमने बनाया, पहले तो कंपाउंड गेस करिए, C2H6O। कॉपी मत यूज करिए, कॉपी मत यूज करिए, दिमाग में इमेजिन करिए। चलो लिख देते हैं हम। हाँ बहुत अच्छा, C2H6O। आपने बोला एथेनॉल, कैसे पता लगा एथेनॉल है ये? हाँ, और तेज बोले एल्केन प्लस O। सासू इतना याद आ रहा है, एल्केन प्लस O, क्योंकि इतना तो पहचान लेंगे आप कि ये तो एल्केन है, C2H6 एल्केन है। और हम लोगों ने पिछले टर्म पे भी किया था। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वाला लेक्चर आप रिपीट करके देख ले, पिछला भी है और उसके पिछले वाला भी है, मतलब 17 और 16 दोनों लेक्चर में आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा। इसमें हम लोगों ने ये किया था, किसी भी एल्केन, एक मिनट में देखिए फिर से रिकॉल करते हैं, कोई भी जब एल्कोहल का फॉर्मूला लिखा है ऐसे, एल्कोहल का हमने H उठा करके इधर लगा दिया, तो अब ये फॉर्मूला बन गया RHO। ये क्या, एल्केन। कैसे बताओ? हाँ, किसी भी देखिए पिछले टर्म पे हमने रिपीट किया था, किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्किल बन जाता है। तो उसी का उल्टा हमने कर लिया कि एल्किल में एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो एल्केन बन गया। तो आगे से करेंगे RH इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन, और एल्केन में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये एल्कोहल फॉर्म कर गया, बस और कुछ नहीं किया। हेलो, नमस्कार सर। सर अभी हम क्लास ले रहे हैं सर, 4 बजे सर अगर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा एकदम सिंपल RH। अब तो कई बार रिपीट हो गया, पहचान लेंगे आप। एल्केन प्लस O इज कॉल्ड एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल एंड विच कंपाउंड आर आइसोमर, ईथर। ये सेंटेंस रटना पड़ेगा, ठीक है। एल्कोहल एंड ईथर आइसोमर। तो ये कंपाउंड देके हमने बताया कि ये तो एल्कोहल है। अगर एल्कोहल है तो ईथर जरूर बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज एल्कोहल ईथर आइसोमर होता है। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर? अब बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। अब बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि एल्कोहल और ईथर में किस चीज का फर्क है? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। भाई एक एल्कोहल को बिलोंग कर रहा है, एक ईथर को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। सो दे विल बी कॉल्ड, नाम क्या होगा इनका? फंक्शनल आइसोमर, एंड दे विल एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमरिज्म। अच्छा, फिर इसी तरह से देखिए तो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं C2H6O, व्हाट इज दिस? जब फंक्शनल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं तो डोंट से एथेनॉल, एग्जैक्ट नाम मत बताइए हमको। यस, एल्कोहल। बहुत अच्छा, उसका पेयर ही बता दियो हमें और अच्छा लगेगा। ईथर, हमने पूछा व्हाट इज दिस, तो यू आर सपोज टू से इट इज एल्कोहल ईथर। बस, एल्कोहल ईथर। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर करेंगे।
हमने आपसे एग्जैक्ट आइसोमर नहीं पूछा, अभी हम जानना चाह रहे थे कि वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, कि क्लास कौन सा है। भाई कैसे, जैसे नया बच्चा, आप भी कोई नया बच्चा आ जाए तो कैसे पहचानेगा कि अल्कोहल है, कहीं वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अल्कोहल कैसे हो गया यार। अगर ओ है, पॉसिबिलिटीज बताइए, ऑक्सीजन से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, 6 कंपाउंड हो सकते हैं। तो कैसे पता है कि अल्कोहल है? पहली बात तो एसिड नहीं हो सकता, एसिड में 2 ऑक्सीजन होता है। एसिड और कौन सा कंपाउंड आइसोमर है? एस्टर आइसोमर होता है। एसिड का पेयर एस्टर होता है, तो एसिड एस्टर को हटा दीजिए क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन रहते हैं। एल्डिहाइड कीटोन को हटा दिया हमने, क्यों हटा दिया? बिकॉज एल्डिहाइड कीटोन इज एल्कीन प्लस 1 ऑक्सीजन। एल्कीन प्लस 1 ऑक्सीजन, अगर यहां पे C2H4 रहा होता, C2H4, तो एल्कीन बन जाता। ठीक है, तो ये तो अल्कोहल और ईथर हो गया। इसी तरीके से देखिए 6 कंपाउंड आपको सामने दिखा रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप के, फंक्शनल आइसोमरिज्म के एग्जांपल देखिए, अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर। समझ में आएगा? एक एग्जांपल लिखेंगे। फिर देखिए RCN कौन सा कंपाउंड है? RCN, नो, साइनाइड, एल्किल साइनाइड। RCN का नाम एल्किल साइनाइड। अगर हमने ये कर दिया RNC, अब क्या हो गया? एल्किल आइसोसाइनाइड हो गया। एल्किल आइसोसाइनाइड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बहुत अच्छा। यहां पर एक डबल बॉन्ड रहता है ये, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर कौन, एक्सेप्टर कौन? डोनर है। तभी तो देखिए एरो, देखिए कार्बन की तरह बनी है, कार्बन की तरह एरो बनी है। ये डोनर कैसे होता है? नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर होता है कि नहीं? कितना? 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। उसी की हेल्प से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो देखिए साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल आइसोमर्स। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल। अभी एक एक करके नोट करेंगे, अभी कहानी सुनते चलिए। कितने पेयर हो गए? 4 हो गए। एल्कोहल, बोलिए, ईथर, एल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर, साइनाइड आइसोसाइनाइड। ये सारे क्या हैं? दे आर, शाश्वत बोलिए, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। दे आर फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह से आगे हम लोग करेंगे अमाइंस का फॉर्मूला। अमाइंस RNH2, RNH2, RNH2। लेकिन जब इसके अंदर जाते हैं ना, तो देखिए नाइट्रोजन से अगर एक कार्बन अटैच है तो इसको प्राइमरी अमाइन कहते हैं, प्राइमरी अमाइन। अगर इसी से 2 कार्बन अटैच कर दें तो सेकेंडरी अमाइन। कैसे करें? फॉर्मूला बताइए सेकेंडरी अमाइन का। फिर कैसे करें? ये NH हो जाएगा। ये NH2 था ना, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और RNHR, ये क्या हो गया? सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। और फिर टर्शरी करना है, हाँ तो 3 कर देते हैं। ये किया R R R और N, ये टर्शरी अमाइन हो गया। ये किसी दूसरे से नहीं करते, अमाइंस के अंदर ही होती है। अमाइंस के अंदर क्या होता है? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। ये क्या है? दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। तो अमाइन के अंदर है, अमाइन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ नहीं जाता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन स्टार्ट करिए, अब नोट करिए कॉपी में। कंपाउंड्स हैविंग, फंक्शनल आइसोमरिज्म हेडिंग किया था, उसमें लिखिए कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different functional groups, but different functional groups, different functional groups, different functional groups are called functional isomers,
functional isomers, and these compounds exhibit functional isomerism, and these compounds exhibit functional isomerism. Then example number one, C2H6O. Example number one, C2H6O क्या क्या है? एल्कोहल, ईथर, ब्रैकेट में लिखे एल्कोहल ईथर, दिस कंपाउंड इज एल्कोहल ईथर। तो एक एल्कोहल बना दीजिए, क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, या C2H5OH भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है ना। C2H5OH एथेनॉल बना दिया, C2H5OH इथाइल एल्कोहल, नाम भी लिखे इथाइल एल्कोहल, C2H5OH इथाइल एल्कोहल। दूसरा बता दीजिए क्या बना दें? CH3O, दो कार्बन का ईथर बना दिया। ईथर का जनरल फॉर्मूला शाश्वत बताइए। ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR। तो दोनों R, टोटल मेरे पास दो कार्बन थे, तो दो R में हमने डिवाइड किया तो एक एक कार्बन चला गया। वन कार्बन R का फॉर्मूला CH3 हो जाएगा, तो हो गया CH3O। नाम बताइए। नहीं, डाई मिथाइल बोलिए। हाँ, डाई मिथाइल ईथर लिखिए, डाई मिथाइल ईथर। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस, कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना है। परसों रहेगा, परसों हम लोग किसका करेंगे? जितना अभी तक हम लोगों ने किया है, जितना अभी तक क्या मतलब फंक्शनल तक ले लीजिएगा। आज तो हो ही जाएगा ना, ये आज तक हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर रिवाइज कर लीजिएगा और आइसोमेरिज्म में फंक्शनल तक कर लीजिएगा। इतने का हम लोग टेस्ट करेंगे और 2 बजे रहेगा हम लोग का, ठीक है, 2 बजे रहेगा। अब बल्कि ऐसा करते हैं, उसको हम लोग उसको भी ऑनलाइन करते हैं, क्वेश्चन यहां दिखाएंगे आपको। तो जो लोग अगर YouTube से कर रहे हैं, अगर चाहें तो साथ में टेस्ट दे सकते हैं, वो कॉपी पेन बैठ जाए लेकर के। जो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आपके लिए भी बढ़िया हो जाएगा। बाकी रिवाइज करने के लिए कभी आप टेस्ट देखने बैठे हैं, आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर क्वेश्चन रहेगा खाली, आंसर अगले में हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये रहेगा, जब भी आपको टेस्ट देने का मन है तो वीडियो खोला और बैठ के टेस्ट देने लगे। यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन खाली डिस्प्ले करेंगे। हाँ, आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे कि पहला क्वेश्चन हमने दिया, डिक्टेट किया, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन सामने रहेगा, खाली आपको शीट पे बस आंसर मार्क करना है। फर्स्ट का A है, 2 का B है, ऐसे खाली करना है। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिखाएंगे, तो मेरे साथ साथ रहेंगे तो साथ में होता चलेगा, फट से कर लेंगे, पूरा लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लेंगे उसका, ठीक है। पहला हम लोग का हो गया एल्कोहल ईथर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल करिए, C3H6O, C3H6O। पहले क्लास गैस करिए, C3H6 बहुत अच्छा है, एल्डिहाइड कीटोन, ब्रैकेट में लिखिए एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। तो 3 कार्बन के एल्डिहाइड जरा ट्राई करिए। 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया CH3, फिर क्या लिखें? CH2। देखिए, पहला कार्बन का फॉर्मूला CH3 होता है, कोई भी कंपाउंड स्टार्ट होता है CH3 से स्टार्ट होता है, अगला कार्बन नॉर्मली CH2 होता है। टोटल 3 कार्बन करने थे और एल्डिहाइड बनाना, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, बस हो गया, CH3 CH2 CHO। और देखिए, और आसान, देखिए जिसको कुछ नहीं पता कि कैसे लिखा जाए, तो सबसे बढ़िया तो पहले 3 कार्बन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हमने क्या किया, एक कार्बन को एल्डिहाइड बना दीजिए, तो हमने क्या किया, CHO बना दिया और उसके बाद बैलेंस कर दिया, उठा के बैलेंस किया, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आ गया, तो CH3 हो गया, इसके पास 2 हाइड्रोजन, और ये वाला कार्बन
बैलेंस है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 एंड CHO हो गया। नाम बताइए। प्रोपेन 1 अल। एल्डिहाइड में भी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एल्डिहाइड और एसिड हमेशा 1 पे ही रहता है, तो खाली लिखेंगे प्रोपेनल। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूजुअली मतलब लिखा नहीं जाता है, तो लिखिए प्रोपेनल। प्रोपेनल एल्डिहाइड हो गया। दूसरा कार्बन कीटोन बना दीजिए, जरा कीटोन बना दिए। तो वैसे करते हैं, देखिए पहले हमने 3 कार्बन ड्रॉ कर दिए, पहले हमने 3 कार्बन ड्रॉ कर दिए, उसके बाद हमने क्या किया, एक कार्बन को, देखिए 3 कार्बन हमने ड्रॉ किया, उसके बाद एक कार्बन को कीटोन बनाया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कीटोन की पोजीशन कभी 1 पे नहीं होती है, कीटोन कभी किनारे नहीं आता, तो कीटोन तो बीच में जाता है। तो हमने क्या किया, सेकेंड वाले कार्बन को कीटोन बना दिया, सेकेंड को कीटोन बना दिया, उसका सारे कार्बन को हमने बैलेंस कर दिया। तो ये क्या हो गया, CH3 एंड देन CH3। नाम क्या हो गया, प्रोपेन। हाँ, प्रोपेन 2 हो गया, या इसका कॉमन नेम है एसीटोन, कॉमन नेम है एसीटोन। तो एक हमने एल्डिहाइड बना दिया और एक कीटोन बना दिया, एक एल्डिहाइड बना दिया, एक कीटोन बना दिया। फिर एक अगला एग्जांपल लिखिए, लिखिए C3H6O2, इसका अलग से बनाइए। क्वेश्चन बनाना है आपको, आइसोमर बनाना है। फॉर्मूला है C3H6O2, इसका आइसोमर बताना है, C3H6O2। सबसे पहले ये देखिए, हाँ बोले, एसिड एस्टर। बहुत अच्छा, कैसे पता लगा, अगर कंपाउंड में C3H6, ये तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है, अगर एल्कीन में 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ये एसिड और एस्टर हो जाता है। इसको पिछले लेक्चर में आप देखिएगा, लेक्चर नंबर 17 और 16 में पूरा वीडियो पूरा एक्सप्लेन है, वहां पे जाके देखिएगा। तो ये हो गया, ब्रैकेट में लिखे एसिड एंड एस्टर। तो एक एसिड बना दीजिए इससे। एसिड हमने कैसे बनाया, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से पहले एसिड ड्रॉ कर दिया, उसके बाद एसिड बनाने के लिए क्या कर दें, एक कार्बन को हमने एसिड बना दिया। एसिड हमेशा कॉर्नर पे रहता है ना, और उसके बाद सारे कार्बन को हमने बैलेंस कर दिया। तो यहां क्या लगा दें, CH3 कर दिया, यहां पे क्या कर दें, CH2 कर दिया, बस ये हो गया। ठीक है, CH3 CH2 COOH। इसका नाम कोई बता दे, नेम ऑफ दिस एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। करेक्ट, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। फिर इसी का एक एस्टर बना दीजिए, इसी का एक एस्टर बना दीजिए। अब रुक जाइए, सबसे पहले एस्टर का हमें फॉर्मूला बता दीजिए, एस्टर का फॉर्मूला बता दीजिए। एस्टर का फॉर्मूला होता है R, ऐसे लिखे, फॉर्मूला होता है RCOOR'। एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR', COOR'। और दूसरा एक चीज और रिकॉल कर लेते हैं, कॉपी में लिखे एसिड प्लस एल्कोहल, लिखिए एसिड प्लस एल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर, गिव्स एस्टर प्लस वाटर। लिखिए एसिड प्लस एल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। अब जरा देखिएगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग से बनाइए, इसका शॉर्ट बनाइए, यहां से शुरू करिए। देखिए एस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे पहचानते कि एस्टर क्या होता है, तो सब लोग 10th में सॉल्ट जानते थे। सॉल्ट क्या होता था, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन वहां पे जो एसिड होती तो वो मिनरल एसिड होती थी, HCl HNO3 यूनिटिक एसिड। यहां पे जो एसिड ऑर्गेनिक एसिड में है, जैसे वहां पर एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर होता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है एसिड प्लस एल्कोहल। किसी एसिड को जब एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो वो एस्टर बनता है प्लस वाटर बनता है। हाँ, यहां पे एसिड कैसी होती है, ऑर्गेनिक एसिड होती है। तो ये जरा कॉपी करिए, लिखिए एसिड प्लस एल्कोहल गिविंग एस्टर प्लस वाटर, नीचे ऐसे लिखिए RCOOH, एसिड का फॉर्मूला RCOOH, प्लस एल्कोहल का फॉर्मूला बता दीजिए ROH। इसको देखिए ऐसे लिख रहे हैं, हमने इसको उल्टा करके लिखा HOR। ऐसे क्यों किया हमने, देखिए बता रहे हैं ऐसा। हाँ बहुत अच्छा, हम लोग जब क्या करते हैं, एसिड प्लस एल्कोहल एस्टर प्लस वाटर बनता है। ये जो वाटर बनता है, इस वाटर में हम H लेते हैं एल्कोहल से, तो ऐसे ऐसे ये करिएगा, यहां से H लीजिए, यहां से H लीजिए और इधर से OH ले लीजिए, इधर से OH ले लीजिए। ये क्या निकल गया, वाटर निकल गया, और इसके बाद बाकी जो बचा उसको अटैच कर दिए, तो ये आ गया RCOO। देखिए
RCO, ये क्या एसिड का पोर्शन आया, और अल्कोहल से क्या बचा OR, तो ये आ गया। इसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको R डैश कर दिया, अल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने R डैश कर दिया, तो ये क्या हो गया RCOO R डैश। अगली बार से एस्टर का फॉर्मूला पूछे तो आप क्या बोलेंगे RCOO R डैश। फिर क्वेश्चन बताइएगा, जो RCOO R डैश में R डैश होता है ये कहां से आता है, ये अल्कोहल से आता है, ये अल्कोहल से आता है। तो अब जैसे हम कोई आपको सॉल्ट देते हैं, सॉल्ट देख के पेरेंट एसिड बेस पहचान लेंगे, मैंने कहा NaCl, तो एसिड और बेस को पहचानने की कोशिश करिए, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, NaCl, यस, बेस इज NaOH, एसिड प्लस बेस होता है, ये आया NaOH से और Cl आया HCl से। उसी तरह से अगर कोई एस्टर लिखा है, जैसे ये बताया, दूसरा बताइएगा, अगर हमने किया, आपको किया Na2SO4, एसिड बेस बताइए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बहुत अच्छा, SO4 आया सल्फ्यूरिक एसिड से और ये आया NaOH से, तो इसके अंदर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट करते हैं सोडियम सल्फेट बनता। उसी तरह से एस्टर आपको पहचानना है कि कोई भी एस्टर हमने दिया तो ये जो बाद में R लिखा रहता है RCOO R डैश, ये आता है अल्कोहल से, ये आता है अल्कोहल से, और ये वाला R जो है कहां से, एसिड से आता है। तो हमने जैसे आपको कंपाउंड दिया, देखिए पहचानने की कोशिश करिएगा, हमने ये लिखा HCOOC2H5, ये क्या है, C2H5 कहां से आया, अल्कोहल, विच अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बहुत अच्छा। एसिड में कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, 1 कार्बन इज देयर, 1 कार्बन एसिड विल बी कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के एस्टर को क्या कहेंगे, फॉर्मिक एसिड के एस्टर को फॉर्मेट कहेंगे, फॉर्मेट, 8 लग जाता है, O8 आ जाता है ना। देखिए एग्जांपल से आ जाएगा, एसिटिक एसिड एसिटेट, फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट, ऑक्जेलिक एसिड बोलिए ऑक्जेलेट, सैलिसिलिक एसिड सैलिसिलेट, ऐसे आएगा, लास्ट में क्या लगा 8 लग जाता है, तो नाम क्या हो गया, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट। लिखते रहिए, ज्यादा लिखने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, लिखते लिखते लर्न हो जाएगा आपको। HCOOC2H5 इथाइल फॉर्मेट। तो आप कोई भी एस्टर आपको दे दें, एस्टर को देख करके आप अल्कोहल और एसिड पहचान लेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, देखिएगा, वर्ड्स पे लिखे मिथाइल सैलिसिलेट, वर्ड्स में लिखे मिथाइल सैलिसिलेट। अभी 2 मिनट में मजा आ जाएगी आपको। इथाइल सैलिसिलेट, इथाइल सॉरी मिथाइल, वेरी सॉरी, मिथाइल सैलिसिलेट लिखिए, मिथाइल सैलिसिलेट। ब्रैकेट में लिखिएगा आयोडेक्स, ब्रैकेट में लिखिए आयोडेक्स। आयोडेक्स के नाम से सब लोग जानते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट नहीं जानते थे, आयोडेक्स सब लोग जानते थे। तो आप देखिए जरा, आयोडेक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल कहां से आया, मिथाइल मेथनॉल से आया। एस्टर का जो प्रीफिक्स होता है वो कहां से आता है, अल्कोहल से आता है, और उसका सफिक्स कहां से आता है, एसिड से आता है। मिथाइल सैलिसिलेट एसिड बेस बताइए, एसिड अल्कोहल बताइए, मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल अल्कोहल, एसिड क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो अब हमको खाली बताना पड़ेगा सैलिसिलिक एसिड किसको कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड होता है, एक आपने बेंजीन रिंग लिया, कॉपी करिए, एक बेंजीन रिंग लिया, उसमें OH लगा दीजिए, जहां पे OH लगा है उसी के एडिशन पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। मतलब ये जो पोजीशन है 2, 3, 4, 5, 6, 2 और 6 को ऑर्थो कहते हैं। यही ऑर्थो पर एसिड लगा दीजिए, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। OH लगा है तो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बताइए कैसे लिखा गया, बेंजीन रिंग बनाया और क्या लगाया, OH लगाया, OH के ऑर्थो पोजीशन पे, या तो ऑर्थो बोले या 2 पोजीशन बोले, ऑर्थो को 2 भी कहा जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड एक्सप्लेन करना है कि कैसा स्ट्रक्चर है, तो बोलिए कि बेंजीन रिंग है, उसमें एक OH लगा है और उसी के ऑर्थो पोजीशन पर एसिड लगा है। इसी का नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, देखिएगा, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड ऑर्थोहाइड्रोक्सी, लिखिए ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दूसरा नाम हो गया ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड।
और कॉमन नेम क्या, सैलिसिलिक एसिड। कहां पे मिलेगा, घर पे जा करके कोई भी पेन किलर आपको मिलता है, घर पे जा करके कोई भी पेन किलर जैसे वॉलनी आपको पता होगा दर्द में लगाते हैं, वॉलनी को देखिएगा, उसका कंपोजिशन देखिए, या सैलिसिलिक एसिड मिलेगा या उसका कोई डेरिवेटिव आपको जरूर मिलेगा। रट लीजिए, सैलिसिलिक एसिड इटसेल्फ इट इज अ पेन किलर। जितने पेन किलर हैं, पेन किलर को जिस क्लास के ड्रग को दवा के लिए पेन किलर की यूज करते हैं उनको कहते हैं क्या, दे आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। The class of drugs medicines which are used to reduce fever, उनको क्या कहते हैं, they are called antipyretic, they are called antipyretic। उसी जैसे जितनी दर्द की दवाएं होती हैं दर्द की, उनको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स, they are called analgesics। तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है, ठीक है। जैसे ज्यादातर आप एस्प्रिन से फैमिलियर होंगे, एस्प्रिन इसी से बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड से बनाते हैं, हेडेक में यूज करते हैं सैलिसिलिक एसिड को, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, हमने सैलिसिलिक एसिड ले लिया प्लस मिथाइल अल्कोहल लिया CH3OH, तो उधर वाली बंद कर दो बेटा, उधर वाली होगी या इधर वाली होगी, दोनों बंद करके देखो बेटा, एक एक बंद करके देखो, हमको नहीं पता, हमें क्या पता यहां से देखो, ठीक है, नहीं हमको नहीं, हमें क्या पता, हमें यहां से क्या पता, वो तो आप देखेंगे ना। हाँ ठीक है, अब देखिए हमने क्या बनाया, सैलिसिलिक एसिड लिया और प्लस बोलिए मेथनॉल लिया। अभी हमने क्या किया, एसिड प्लस अल्कोहल, रेचल बोलिए क्या बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनेगा, एसिड प्लस अल्कोहल। देखिए इसको प्रैक्टिस करना, बताना मेरा काम है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एकदम सेम उसी तरह से ऑर्गेनिक में होता है, एसिड प्लस अल्कोहल, एस्टर प्लस वाटर। लेकिन यहां पे जो एसिड होता है वो कैसा, वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। उस एसिड का फॉर्मूला जिसको हम लोग एसिड जानते थे वो तो HCl होता था यार, जिसको एसिड जानते थे वो तो HNO3 होता था, सल्फ्यूरिक एसिड होता था। लेकिन उन सारी एसिड को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। दो तरह की एसिड होती है, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ये सारी ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन रहेगा उसको ऑर्गेनिक एसिड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या, RCOOH, ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी एसिड वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और नहीं तो जिसको अभी तक जानते थे वो कौन सा एसिड होता था, इनऑर्गेनिक एसिड होता था। अभी जब हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे आएंगे, चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम पे, चैप्टर नंबर 7 जब फिजिकल में इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो वहां पर आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स, हैव यू हर्ड दिस वर्ड इलेक्ट्रोलाइट? फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। दोज कंपाउंड्स व्हिच व्हेन पुट इनटू सॉल्वेंट they are converted into ions, they are called electrolytes। इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड सुना होगा यार, इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड सुना होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस केवल इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कहते किसको हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, खाली इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो इलेक्ट्रिसिटी होता है। और लिसिस ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोलिसिस ब्रेकिंग, नो ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलिसिस ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या किया कि किसी भी कंपाउंड में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, किसी भी कंपाउंड में, आप किसी भी, ये कौन सा कंपाउंड, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस। तो अभी मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, दोज कंपाउंड्स व्हिच व्हेन पुट इनटू सॉल्वेंट दे आर कन्वर्टेड इनटू आयंस। जैसे हमने क्या किया, वाटर को डाला मैंने, वाटर को डिसोसिएट करा दिया, वाटर H+OH- पे डिसोसिएट हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। NaCl को पानी में डाल दें तो Na+Cl- हो जाएगा, HCl को डाल दें H+Cl- हो जाएगा। हमने ला करके, इसका नाम बताइए, C6H12O6 ग्लूकोज पानी में डाल दें तो
ये डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट नहीं होता। चीनी पानी में डिसॉल्व होता है लेकिन डिसोसिएट नहीं होता, मतलब आयंस नहीं देता। जैसे अभी हम लोगों ने NaCl डाला था तो क्या मिला था, Na+Cl- ऐसे मिल गया। जैसे पानी में डाला अपने सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाल दें तो H+ देगा, SO4 देगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा। जितने भी कंपाउंड ऐसे हैं जो आयंस देते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। Those compounds which when put into solvent give ions, they are called electrolytes, and only electrolytes undergo electrolysis. पॉइंट ठीक है, only electrolytes undergo electrolysis। तो अब जरा इसको देखें, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं क्या ग्लूकोज की? क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। किसको कहा जाए नॉन इलेक्ट्रोलाइट? जो आयन नहीं देता है। अब हो जाएगा, मतलब पहले तो ये देखिए हमने वर्ड क्या यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट, नया वर्ड मिला आपको। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंपाउंड वाटर में डालने पे, सॉल्वेंट पे डालने पे आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और केवल इन्हीं की इलेक्ट्रोलिसिस होती है। और दूसरे कंपाउंड को जो डिसोसिएट नहीं होते दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल ग्लूकोज। जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे यूरिया हो गया, नाम सुना सबने, यूरिया हो गया, ठीक है, इथाइल अल्कोहल हो गया, सबका नाम सुना। ये सारे कंपाउंड कैसे हैं, जब आप पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। फिर वापस आते हैं, हमने ये कर दिया सैलिसिलिक एसिड प्लस मेथनॉल, फिर से लिखते हैं सैलिसिलिक एसिड प्लस मेथनॉल। एस्टर का फॉर्मूला लिखना है आपको, सैलिसिलिक एसिड प्लस मेथनॉल कैसे लिखा था, HOCH3। फिर अभी हम लोगों ने कहा था जब एस्टर बनाते हैं तो अल्कोहल से H लेते हैं, अल्कोहल से H लेते हैं, एसिड से OH लेते हैं। ऐसे इनक्लोज कर दीजिए, एसिड से OH लिया, ये क्या निकला बीच से, वाटर निकल गया, रिमेनिंग ला के अटैच कर दीजिए तो ये हो गया बेंजीन रिंग। ऊपर क्या लगा दे बोलिए, OH लगा दिया। ऊपर का तो एसिड कॉपी कर दिया, यहां पे बताइए क्या लगा दें, CO। और आगे बताइए, नहीं भाई यहां पे क्या लगा दें, वाटर तो साइड प्रोडक्ट बन गया, यहां पे ओनली क्या लगा दें, देखिए ओके ये तो निकल गया, उसके बाद अल्कोहल से क्या बचा, OCH3। बस ये सुनना चाह रहे थे, OCH3। अब देखिए जरा इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें, देखिए नहीं यार इतना लंबा नहीं, देखिए ये मैंने दो पार्ट में कर दिया, ये मिथाइल CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। उसका देखिए ये जो एसिड का नाम था, ये एसिड, उसी में 8 लगा दीजिए, ये था सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट, फॉर्मेट, एसिटिक एसिटेट, ऑक्जेलिक ऑक्जेलेट, सैलिसिलेट। ठीक है, बताने से उतना नहीं आता जितना प्रैक्टिस करने से आता है। ठीक है, तो मैंने 4 कंपाउंड दिखा तो दिया आपको कि फॉर्मिक से फॉर्मेट बन जाता है। और देखिए और आसान है, प्लस हाँ पहले इसको कंप्लीट कर दीजिए, और इसका केमिकल नेम क्या हो गया, मिथाइल सैलिसिलेट, प्लस जो भी साइड प्रोडक्ट साथ साथ आपने बोला था, प्लस H2O, ये तो साइड प्रोडक्ट हो गया, मिथाइल सैलिसिलेट प्लस H2O। चलिए वापस आते हैं, हम लोग का टॉपिक चल रहा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C3H6O2। कहानी कहां से कहां पहुंच गई, ये बताने के लिए इतनी लंबी कहानी हो गई कि कैसे पहचाने कि ये क्या है। तो C3H6 तो कोई पहचान लेगा कि एल्कीन होता है, और फिर पिछले वीडियो में जाके देखिएगा एल्कीन प्लस 2O, 2 ऑक्सीजन ऐड कर दे एल्कीन में, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है एसिड एस्टर। फिर से चाहे नोट कर लीजिए, दोबारा रिपीट करने में कोई नुकसान थोड़ी ना है, एल्कीन प्लस 2O ये हो जाता है एसिड एस्टर।
तो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख के हम लोग तुरंत पहचान सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है आपको। एल्कीन प्लस 2O हो गया एसिड प्लस एस्टर। तो हमने क्या बना दिया, एसिड तो हो गया था, एसिड तो बना लिया था आपने ना, CH3 क्या बनाया था, CH3 3 कार्बन की एसिड, CH3 बोलिए CH2, फिर बोलिए COOH क्या बोला था आपने नाम, प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा नाम देखिएगा, देखिए स्पेलिंग गलत है क्या, PROPIONIC, सही है, प्रोपियोनिक एसिड। ये क्या है, ये इसका कॉमन नेम है। जो आपने बोला था वो क्या था, PROPANOIC, प्रोपेनोइक एसिड था, वो IPC नेम था। वो कैसे आया था, वो था प्रोपेन का ई हट गया, प्रोपेन का ई हट गया। क्यों हट गया, पूरा बोलिए सेंटेंस, सेकेंडरी सफिक्स का जब वावल से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हट जाता है। तो यहां से ई हटा के ओइक लगा दिया, दिस बिकेम IPC नेम। और कॉमन नेम है इसका प्रोपियोनिक। मतलब क्या है इसका, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, पियोन का मतलब होता है फैट। ये पहली एसिड थी जो किसी फैट से डराइव हुई थी, इसीलिए इसको कहा प्रोपियोनिक। इसका मतलब ये है, N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, N इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3। ऑल दीज एसिड्स मतलब प्रोपियोनिक और उसके बाद की जितनी एसिड्स हैं, ये सारी एसिड किसी फैट से आती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं फैटी एसिड। लिखिए एसिड्स हैविंग N ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3, N एसिड्स हैविंग, ऐसी कॉपी करिए, N ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे मैथमेटिकल सिंबल यूज करते हैं ना, N ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3 आर ऑल्सो कॉल्ड, हाँ क्या कहते हैं, नहीं भाई, आर ऑल्सो कॉल्ड फैटी एसिड्स, ऑल्सो कॉल्ड फैटी एसिड्स। जब N इज इक्वल टू 3 होता तो खाली प्रोपियोनिक कहते हैं उसको। 3 या 3 से ज्यादा कार्बन वाली एसिड को फैटी एसिड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये किसी न किसी फैट से आती हैं, इसीलिए इनको फैटी एसिड कहते हैं। जैसे 4 कार्बन की एसिड क्या हो गई, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन एसिड इज ब्यूटेनोइक एसिड। इसी को कॉमन नेम में ब्यूटरिक एसिड कहते हैं, बटर से आती है ब्यूटरिक एसिड। 5 कार्बन की एसिड का IPC बताइए, पेंटेनोइक एसिड। इसी को कॉमन सिस्टम में वैलेरिक एसिड कहते हैं, वैलेरिक एसिड, VALER। ये क्या होता है, एक वैलेरियन ट्री होता है, सुनिए बड़ा मजेदार कहानी है। वैलेरियन ट्री होता है, उसकी जो रूट्स होती हैं उनकी स्मेल बिल्ली को बड़ी पसंद आती है। वैलेरिक एसिड आप गूगल पे डालिएगा, वैलेरिक एसिड। एसिड हैविंग कितना कार्बन, 5 कार्बन। एसिड हैविंग 5 कार्बन को वैलेरिक एसिड कहते हैं। ये नाम कहां से आया, देखिए IPC तो बहुत सिस्टमेटिक है। पेंटेनोइक का मतलब हो गया 5 कार्बन के एसिड को पेंटेनोइक कहते हैं, तो ये तो हो गया। कॉमन है वैलेरिक क्यों कहते हैं, क्योंकि वैलेरिक एसिड वो एसिड होती है, इट्स स्मेल इज मच लाइक बाई कैट्स। अगर घर में बिल्ली पकड़नी है तो वैलेरिक एसिड ले आई, बिल्ली आ जाएगी। ये डिक्शनरी मिल जाएगा आपको, वैलेरिक एसिड की प्रॉपर्टी मिल जाएगी कि इसकी स्मेल बिल्ली को बहुत पसंद आती है, वैलेरिक एसिड की। तो ये नेम ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। IPSC एंड कॉमन, कौन सा नेम ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, कॉमन नेम ज्यादा इंफॉर्मेटिव। IPSC से क्या होता है, नंबर मिलता है, IPSC से नंबर मिलता है, कॉमन से कंपाउंड मिलता है। आप मार्केट में जा करके IPSC नेम बोले तो मिल पाएगा क्या, वहां पे जा करके क्या मांगे, गिव मी 2 लीटर ऑफ पेंटेन, गिव मी 2 लीटर ऑफ पेंटेन, है ना। तो पता नहीं, हो सकता है इतना हो सकता है पढ़ा लिखा हो, मिथाइल सैलिसाइलेट नहीं, तो ये कहां पे लेने जाएंगे मिथाइल सैलिसाइलेट, किस दुकान पे जाएंगे, किराने की दुकान पे नहीं मिलेगा। मिथाइल सैलिसाइलेट दवा कहां मिलती है, मेडिकल स्टोर मिलती है, मेडिकल, हाँ मिल जाएगा। जो मेडिकल स्टोर खोलता है उसकी क्वालिफिकेशन जानते क्या होती है, बी फार्मा मिनिमम, बी फार्मा नाम सुना है डिग्री का, बी फार्मा होता है।
मतलब उसने फार्मेसी में बैचलर डिग्री ली होती है, बिना उसके आप मेडिकल शॉप नहीं खोल सकते। फार्मा की उसकी इंफॉर्मेशन होती है। फार्मासिस्ट कहते हैं उसको, फार्मासिस्ट मतलब फार्मासिस्ट किसको कहा जाता है, जिसको मेडिसिन की इंफॉर्मेशन होती है कि कंपोजिशन कैसे बनाया जाता है। जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर दवा बनाता नहीं है, याद रखिएगा। डॉक्टर को फार्मेसी की जरूरत इंफॉर्मेशन नहीं होती है कैसे बनाते हैं दवा, क्या है, नहीं उसको पता रहता है। उसको ही पता है इस डिजीज में ये दवा यूज होती है, बस ये डॉक्टर को पता रहता है। और वो दवा कैसे बनती है उसको नहीं पता, वो फार्मेसी का काम होता है। सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो आप जैसे फार्मेसी में दवा तो वहीं पे मिलेगी आपको, तो वो तो बल्कि मिथाइल सल्फोनेट के ही नाम से जानता है। जैसे ही रेनबैक्सी आई, उसने कोई दूसरा नाम डाल दिया। कोई सिप्ला एक कंपनी है मेडिसिन की, सिप्ला है ना, तो सिप्ला ने कोई दूसरा नाम डाल दिया। आप बॉटल को पलट कर देखेंगे, रैपर देखेंगे तो कंपाउंड एक ही दिखाई पड़ा, मिथाइल सल्फोनेट, यहाँ भी मिथाइल सल्फोनेट, वहाँ भी है। वहाँ पे आयोडेक्स लिखा, यहाँ पे वोलिन लिखा, तो आपको लगे दोनों अलग अलग है, नहीं दोनों एक ही है। फिर कैसे फर्क हो गया, क्योंकि कंपनी का नाम जब चेंज हुआ तो दवाई का नाम चेंज हो गया। अब अच्छा वो ना होता जो उसका सॉल्ट, जैसे मिथाइल सल्फोनेट मैंने कहा ये सॉल्ट है, इसी को आपको पता हो तो जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। इसी को जेनरिक मेडिसिन दो तरह की आती है, एक तो ब्रांड नेम से आते हैं, उसी सॉल्ट पे किसी कंपनी का नाम हो गया, रेनबैक्सी लग गया, तो अब वो मेडिसिन हो गई। इसके पहले क्या थी, वो जेनरिक मेडिसिन थी। इसके पहले जेनरिक मेडिसिन मतलब जिसपे किसी कंपनी का नाम नहीं छपा था। जेनरिक मेडिसिन का प्राइस बहुत कम होता है। अब ये इस समय गवर्नमेंट जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रही है, बस खाली प्रॉब्लम क्या है कि हमको ट्रस्ट नहीं होता है। जब बड़ी बड़ी कंपनी का नाम छपा रहता है तो लगता है हाँ ये दवा काम करेगी, जबकि दवा वही है। और जेनरिक मेडिसिन पे एक्सपेंसेस, क्योंकि एडवर्टीजमेंट नहीं होता उस पर। अब उसमें सलमान खान ने कहा नहीं कि थकना मना है। ये कौन सा है दवा, थकना मना है, रिवाइटल मल्टीविटामिन होता है ना, रिवाइटल, उस पे अब इतना बोलने के लिए थकना मना है, 5 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया, खाली बोले थकना मना है। तो कहाँ थकान लगेगी, 5 करोड़ मिल जाएगा तो किसी को थकान नहीं लगेगी, 5 करोड़ मिल जाएगा तो भले खाते हो ना खाते हो नहीं पता, लेकिन 5 करोड़ मिल जाएगा तो थकान वैसे ही दूर हो जाएगी, थकना मना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उसी को आपने कुछ नहीं कहा, कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो ये दवा एकदम सस्ती हो, क्योंकि 5 करोड़ कंपनी का खर्च नहीं हुआ। तो समझ आ रहा है कि जेनरिक मेडिसिन क्यों सस्ती होती, क्योंकि उसमें एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, उसमें पता नहीं बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, स्टॉकिस्ट नहीं होगा, खाली रिटेलर पे डायरेक्टली चला गया तो पैसा खर्च कम हो जाता है। तो आगे से इंफॉर्मेशन रखिए, कोई भी दवा लेनी है तो अब तो इंटरनेट का जमाना है, जेनरिक मेडिसिन डालिए, उसका सॉल्ट का नाम डाल दीजिए बस। तो आयोडेक्स का केमिकल नेम क्या, मिथाइल सल्फोनेट हो गया। इसी तरह से यहां पर आते हैं। अब जरा अच्छा ये चीज साथ में हो गई ना, जिस कार्बन में, जिस एसिड में 3 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन है, उस एसिड को क्या कहते हैं, फैटी एसिड। क्यों, बिकॉज दीज एसिड्स आर डेराइव फ्रॉम एनी फैट। इसी को तो इसको देखें जरा, RCOOH देखेगा, इसका नाम क्या है, RCOOH एसिड। अब इसको आज से हम लोग फैटी एसिड भी कह सकते हैं। एसिड फैटी एसिड दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, खाली फर्क किसका, नंबर ऑफ कार्बन एटम का। अगर 3 से कम कार्बन है तो इसको खाली एसिड कहेंगे, 3 से ज्यादा कार्बन है तो फैटी एसिड कहेंगे। और अगर 16 से ज्यादा कार्बन हो गए, 16 से ज्यादा कार्बन हो गए, ये N इज, इसको भी नोट कर लीजिए, ग्रेटर देन 16, N greater than or is equal to 16. Acids having N greater than or is equal to 16 are called higher fatty acids. Higher fatty acids. Higher fatty acids. Higher fatty acids. उसी के आगे लिखे, which are used in oils and fats, which are used in oils and fats, oils and fats, oils and fats। तो आज के बाद से इसके 3 नाम हो गए। फिर आज से RCOOH लिखिए और 3 नाम लिखते हैं इसके। अभी तक खाली एसिड जानते थे, अब इसका पहला नाम वही था
एसिड, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड या खाली बस एसिड कर दें, एसिड। और फिर हाँ बहुत अच्छा, फिर यहीं पर ये कर देते हैं N ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3, हाँ फैटी एसिड हो गया, इसको बोलेंगे फैटी एसिड, फैटी एसिड। और फिर हाँ N इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 16 कर दीजिए, हायर फैटी एसिड। ठीक है, हो गया हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड। फिर वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, ये था C2H6O2, एसिड हो गया था, एक एस्टर बनाना था, बिकॉज एसिड एंड एस्टर आर आइसोमर्स। एस्टर का फॉर्मूला फंक्शनल आइसोमर, बहुत अच्छा। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RC, बोलिए साथ साथ बोलिए, RCOOR, OOR डैश। तो हम एक काम करते, देखिए कितने कार्बन हैं टोटल? यस नहीं, 3 थे, सॉरी 3 थे, मैंने C2 कर दिया, C3 था, C3H6O2 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन को 2 R में डिवाइड कर देते हैं, CH3, जोर से बोलिए, एक तो C डबल O लगेगा नहीं, C, हाँ और बाकी दोनों को CH3 से देंगे। हाँ बहुत अच्छा। मतलब एक तो देखिए एस्टर ऐसे होता है RCOOR डैश, तो दोनों R में एक कार्बन तो हितेश ने बताया यहां चला गया, एक कार्बन यहां, 2 बचा बस, दोनों तरफ एक एक कार्बन डाल दिया हमने, तो लिखिए CH3 COO CH3, बस हो गया, CH3 COO CH3। या इसी को और कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो ऐसे लिख सकते हैं CH3, जैसे बुक में लिखा रहता है COO CH3, CH3 COO CH3, बहुत अच्छा। ये देखिए ये क्या हो गया? मिथाइल, ये क्या हो गया? एथनोएट। मिथाइल ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मिथाइल एथनोएट, मिथाइल एथनोएट। फिर कोई हमको बता दे एथनोएट को कॉमन सिस्टम में क्या कहते हैं? तो हो गया मिथाइल सैलिसिलेट, दूसरा नाम भी लिख लीजिए, मिथाइल सैलिसिलेट। दिस बिकेम हाँ सॉरी, मिथाइल एसिटेट, मिथाइल एसिटेट, मिथाइल एसिटेट। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया? कोई हमको बता दे एस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि एस्टर है ये? एस्टर का फॉर्मूला कैसे होता है बताइए, कैसे लिखते हैं? R, बहुत अच्छा, RCOOR डैश, बहुत अच्छा। R डैश कहां से आता है? हाँ फिर से बोलिए, एल्कोहल से आता है। R डैश कहां से आता है? एल्कोहल से आता है। कैसे पता? तो पहले तो वो इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कोई नॉमेनक्लेचर पूछा तो उसको 2 मिनट में कहानी सुना दीजिए कि देखिए आपको पता होगा कि सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड प्लस बेस से बनता है। उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टर बनता है एसिड प्लस एल्कोहल से बनता है। ठीक है, तो जब कोई जो एल्कोहल लेते हैं वही इसके प्रीफिक्स में चला जाता है नॉमेनक्लेचर में। R डैश ये एल्कोहल से आता है और R कहां से? एसिड से आता है। तो फॉर्मूला हो गया हमारा। अच्छा देखिए जरा, एल्किल, एल्कानोएट सही है कि गलत है? एल्किल, एल्कानोएट, एल्किल, ये एल्किल, इसको एल्कानोएट कहें तो कोई गड़बड़ है क्या? एल्कानोएट, एल्कानोएट सही है। हमने जनरल आईपीसी नेम बोला आपको, एल्कानोएट। हेलो हेलो जी बताइए। हाँ जी बोल रहे हैं, अभी हम क्लास ले रहे हैं बेटा, 4 बजे कॉल कर सकते हैं आप। ठीक, ओके ओके ओके। एल्किल एल्कानोएट, एल्कानोएट, जैसे नई इंफॉर्मेशन तुरंत लिखते रहा करिए बेटा। एल्किल एल्कानोएट इज द आईपीसी नेम ऑफ, बोलिए, एस्टर्स। एल्किल एल्कानोएट, एल्किल एल्कानोएट। अब एल्कानोएट के एग्जाम्पल चलते हैं, मेथनोएट, एथनोएट, प्रोपानोएट, ऐसे चलता है। सबको मिला के क्या कहें?
एल्कनोएट। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को मिला के क्या एल्केन, उसी तरह से हमने एल्केन से क्या हटा के क्या लगाया, एल नहीं, जो नॉमेनक्लेचर था एल्केन से एल्कनोएट क्या हटा के क्या लगाया, OATE। ये क्या होता है, एस्टर का सफिक्स होता है OATE, ओएट, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ वॉवेल। अगेन द सेम फिनोमेना। तो प्राइमरी सफिक्स का बोलिए ई हट जाता है। तो बस कुछ नहीं किया मैंने, ये ई हटाया और हटा करके ये ऐड कर दिया तो एल्कनोएट बन गया। स्पेलिंग समझ आ रही कैसे हो गया, एल्कनोएट, एल्केन प्लस ओएट, बस खाली ई हमने हटा दिया तो एल्कनोएट हो गया। ये तो कॉमन समझ कैसे चल रहा है। किसी का जब नॉमेनक्लेचर करते हैं हम लोग तो कुछ नहीं करते, पहले ये देखिए, ये कहां से आया, अल्क, नंबर ऑफ कार्बन से आया, मेथ एच प्रो ब्यूट यहां से आया, और एन कहां से आया, प्राइमरी सफिक्स कि कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा लगा था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ओएट कहां से आया, सफिक्स से आया, सफिक्स से आया, एस्टर से आ गया तो कंपाउंड हो गया। दिस कंपाउंड बिकेम मिथाइल एसीटेट। सेकेंड कंपाउंड लिखिए, सेकेंड एग्जांपल लिखिए, C2H3N, एकदम नया कंपाउंड, C2H3N, C2H3N, ब्रैकेट में लिखिए साइनाइड्स, साइनाइड्स, फॉर्मूला क्या, RCN। साइनाइड का आइसोमर अभी क्या बताया था हम लोगों ने, आइसोसाइनाइड, फॉर्मूला RNC। तो हम लोग को क्या सेंटेंस रटना है, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप का आ रहा है, फंक्शनल आइसोमर्स। और इन दोनों में देखिए, RCN को देखिए जरा, RCN में कोवेलेंट बॉन्ड है, RCN में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और RNC में कैसे होता है, R सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। दोनों में ये डिफरेंस आता है। तो साइनाइड कोवेलेंट कंपाउंड होता है और आइसोसाइनाइड कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। तीन तरह के केमिकल बॉन्ड 10th में आपने किए थे ना, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड, हाँ 2 ही किए थे। ICSE में 10th में 3 आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रहता है, एरो से दिखाते हैं, ठीक है। अभी तो जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा आपका, चैप्टर नंबर 4 सबसे बड़ा चैप्टर है, पूरे केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर। किससे बड़ा, हाँ, इससे बड़ा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि वो फिजिकल में भी जाता है, इनऑर्गेनिक में भी जाता है। जैसे आप 12th के बाद जब और हायर स्टडीज में जाओगे, या इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करोगे, या BSc में जाओगे, तो बिना केमिकल बॉन्डिंग के केमिस्ट्री शुरू ही नहीं होती है। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन द हायर स्टडीज वी टेक केमिकल बॉन्डिंग। क्यों, बॉन्ड से तो शुरुआत होगी यार, कोई भी केमिस्ट्री होगी, कि बॉन्ड तो पता लगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोल्ड बॉन्ड, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड ही तो होता है। तो फिर पहले केमिकल बॉन्डिंग करके तब फिर कुछ भी शुरू करते हैं, चाहे इनऑर्गेनिक की क्लास हो चाहे ऑर्गेनिक की क्लास हो, तो केमिकल बॉन्डिंग से शुरू कर देते हैं पहले। तो यहां तो आपको पता लगना चाहिए कि साइनाइड क्या होता है, कोवेलेंट होता है। साइनाइड का कोवेलेंट कंपाउंड, आइसोसाइनाइड कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। चलिए, तो एक साइनाइड बना दीजिए, एक आइसोसाइनाइड बना दीजिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन में से एक कार्बन यहां चला जाएगा C में, तो R में कितना बचा, फिर 1 बचा। तो क्या कर दें, CH3CN, बस मिथाइल साइनाइड लिखिए, CH3CN, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। तो चलिए दूसरा बता दीजिए फिर, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया CH3NC, CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। फिर अगला एग्जांपल लिखिए, C3H9N, अगला लिखिए C3H9N, C3H9N, ब्रैकेट में लिखिए
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस। अमाइंस, अमाइंस के अंदर ही आइसोमेरिज्म होती है ना, अमाइंस के अंदर ही क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होता है, अलग से नहीं। प्राइमरी बनाने के लिए जिसको अभी तक अमाइन के नाम पे जानते थे हम लोग, वो प्राइमरी अमाइन होता था। ठीक है, जनरल फार्मूला कोई बता दे प्राइमरी अमाइन का, फिर से बोलिए ना। बहुत अच्छा, देखिए सब लोग ये जानते हैं ना, NH3 क्या होता है, अमोनिया। कॉपी कर लीजिएगा, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया अमोनिया से, एक हाइड्रोजन हटा के और एक हमने ये लगा दिया, ये शाश्वत क्या है, R लगा दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को R से लिखा जाता है ना, मिथाइल, इथाइल। हम कहते हैं 2 कार्बन लगा दीजिए तो क्या लिखेंगे, C2H5। 3 कार्बन लगा दीजिए तो क्या लिखेंगे, C3H7। R की वैल्यूज हैं, R लगाते हैं, कार्बन का मतलब R होता है, तो हमने H हटा के एक R लगा दिया तो फॉर्मूला आ गया RNH2। RNH2, इसी को साथ साथ बोलते हैं अमाइंस। इसका मतलब अमाइंस कहां से बनता है, अमोनिया से बनता है। अमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव, अमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव। और देखिए जरा, ये कंपाउंड अमोनिया बेसिक होता है कि नहीं, अमोनिया इज इट बेसिक, अमोनिया एसिडिक है कि बेसिक है। अगर हम अमोनिया को देखिएगा HCl के साथ रिएक्ट करा दें तो प्रोडक्ट नहीं बता सकते आप, अमोनिया प्लस HCl, अमोनिया प्लस HCl। नीचे लिखिए जरा रिएक्शन, NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl gives NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। देखिएगा, देखिए मैंने क्या लिखा, नौसादर, इसी नाम से मार्केट में आता है, ये नौसादर के नाम से मिलता है। हिंदी में लिखिए नाम, ये मार्केट में दुकान में मांगेंगे नौसादर दे दीजिए हमको, जनरल मर्चेंट की शॉप पे, जनरल मर्चेंट की दुकान पे नौसादर दे दीजिए, तो आप अमोनियम क्वाइट कहेंगे तो शायद वो ना दे पाएगा आपको, क्योंकि आप केमिस्ट्री बता रहे हैं उसको। मार्केट में किस नाम से आता है, नौसादर के नाम पे। और ये किस लिए होता है नौसादर, जैसे जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, दिस इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, दिस इज यूज इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन। जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो नौसादर लेते हैं। नौसादर नमक की तरह होता है देखने में, जैसे वाइट वाइट होता है ना, उसी तरह से नौसादर होता है। आप इसको एक चुटकी लीजिए और थोड़ा सा चूना लीजिए, वही पान वाला चूना, वो लेकर के जैसे ऐसे बनाएंगे तो इसमें से अमोनिया गैस निकलती है, और उसको बस सूंघना है और कुछ नहीं करना है, खाली सूंघना है आपको, ठीक है, उससे कोल्ड ठीक हो जाता है। ये देसी दवा है, ठीक है, कोल्ड की देसी दवा। अभी कोल्ड होता है तो आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, नहीं, ज़्यादातर लोग दवा खाते हैं, जहाँ जरा सा फीवर हुआ, जरा सा छींक आई, तुरंत भागे डॉक्टर के पास या गए रामा केमिस्ट के पास, किसी मेडिकल शॉप पे गए, जाके दवा ले लिए, है कि नहीं। दवा नहीं लेनी चाहिए यार। कोल्ड किस वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। जो सर्दी जुकाम होता है किस वजह से होता है, इट इज अ वायरल डिजीज। तो डॉक्टर के पास गए तो क्या देगा, एंटी वायरल। हाँ बोले, हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूं भैया, जब वायरस की वजह से तो एंटीबायोटिक क्यों दे दिया आपने, एंटीबायोटिक क्यों दे दिया। अब हम तो बार बार ही कहते हैं, क्योंकि हम तो हेल्थ की पढ़ाई कर रहे हैं और अब ये लगता है कि मेडिकल साइंस कम है। इट इज मोर मेडिकल इंडस्ट्री टुडे, मेडिकल साइंस कम है, मेडिकल इंडस्ट्री है। क्या करते हैं, पहले एक दवा दिया, उसका एक साइड इफेक्ट हुआ, जो साइड इफेक्ट हुआ उसकी दूसरी दवा दिया, फिर एक साइड इफेक्ट हुआ,
फिर उसकी दूसरी दवा, मल्टीपल। जब मेडिसिन जाती हैं तो फिर क्या होगा, तो ये जाएगा, यहाँ क्या होता है, किडनी होती है। कितना फिल्टर करेगी यार, कितना फिल्टर करेगी, किडनी जाएगी। आप बोले क्रेटिनाइन बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, सोडियम बढ़ गया, हैं, फिर क्या करना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं, डायलिसिस से ठीक हो जाएगा। अब कितने का खर्चा, हाँ ओनली 1 लाख ओनली, 1 लाख ओनली। देखिए डायलिसिस का नहीं, डायलिसिस का जो खर्चा है वो हफ्ते में मिनिमम 2 बार होती है। और अच्छा डायलिसिस में होता क्या है, बस कुछ नहीं, आपका ब्लड निकालेंगे किसी मशीन से फिल्टर करेंगे और फिर वापस लाके आपकी बॉडी में, दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। और ये 4 घंटे का प्रोसेस है, क्योंकि 5 लीटर ब्लड है, बहुत धीरे धीरे निकलता है, एक एक निकाल लेंगे तो हम थे हो जाएंगे, जिंदा कैसे रहेगा यार। एक ब्लड ही निकाल लिया तो थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, नहीं कि ब्लड पूरा निकाल लिया। अगर ब्लड लेस हो गए तो लाइफ खत्म हो जाएगी, उसी में तो सारे न्यूट्रिएंट डिसॉल्व है। तो थोड़ा थोड़ा ब्लड निकालते हैं, उधर से निकालते रहते हैं, फिल्टर हो गया और वापस डालते रहते हैं, इसी को डायलिसिस कहते हैं। और कम से कम 2 बार हफ्ते में होती है डायलिसिस, और एक बार का कम से कम 3 से 4 हज़ार का खर्चा, कम से कम। तो अगर 3 भी कर लेते हैं तो एक हफ्ते का 6,000, एक महीने का 2 बार, कम से कम 2 बार। हम कहते हैं एक बार भी करते हैं तब भी महीने का कितना हुआ, 12,000 मिनिमम। साल का नहीं यार, कैसे मैथ्स लगाओगे, 12,000, हाँ 140, मतलब 1 लाख जो आपने कहा था अभी, वो एनम का हो गया यार। 1 लाख इज समथिंग, अच्छी चलो कि साल भर की सैलरी नहीं होती यार। कितने लोग हैं 10,000 के लिए महीने भर काम करते हैं, 10,000 कमाते हैं, आज के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और डॉक्टर ने तो बस डायलिसिस लिख दिया उसने, और ट्रस्ट इतना डॉक्टर का होता है तो आदमी कराता है, उसको क्या पता। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि डायलिसिस ना करना पड़े, तो खाली दवा ना खाइए, बस खाली दवा ना खाइए। डायलिसिस का मेन रीजन क्या है, मेडिसिन। किडनी जाती है केवल खाने पीने से, मेडिसिन से, ठीक है। अब अगर आप दवा बंद कर दीजिए, उसकी जगह पर आप नेचुरल आ जाइए। मैंने कहा कोल्ड हो रहा है, नौसादा ले लीजिए, उसकी जगह पे हल्दी ले लीजिए। हल्दी मैंने अभी 12th के बैच में कल हमने नोट कराया था। हल्दी के साथ ये सेंटेंस कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखिए हल्दी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक इज, कॉपी में नोट करिए, टर्मरिक इज नंबर 1 एंटीबायोटिक। टर्मरिक के ब्रैकेट में लिखेगा करक्यूमिन, एक कंपाउंड होता है करक्यूमिन, करक्यूमिन केमिकल नेम है करक्यूमिन, करक्यूमिन। तो हल्दी में क्या है, करक्यूमिन, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 1 लिखिए एंटीबायोटिक। तो कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है आपको, एंटीबायोटिक। नंबर 2 एंटीवायरल, एंटीवायरल, बुखार होगा ही नहीं, हल्दी खाली डेली खाना शुरू कर दीजिए बस, एंटीवायरल। फिर तीसरा लिखिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होगा, कैंसर नहीं होगा आपको, एंटीऑक्सीडेंट। जब ऑक्सीडेंट बॉडी में जाते हैं तो कैंसर होता है, तो सेल डैमेज होती है, ठीक है, तो कैंसर नहीं होगा आपको। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी लिखिए एंटी इन्फ्लेमेटरी। हल्दी इज वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। बस इसको आज से बॉडी में डालना शुरू कर दीजिए। कैसे, किसी भी तरह से ले लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका तो ये, सैलेड खाते हैं कि नहीं खाते तो खाना शुरू कर दीजिए। खाने के पहले सैलेड जरूर खाइए, क्योंकि एंजाइम्स हो तो इससे खाना डाइजेस्ट होता है। पके हुए खाने में एंजाइम नहीं होते तो डाइजेशन नहीं होगा आपका, याद रखिए। हमेशा खाना खाने के बिना सैलेड के खाना नहीं खाना है, रूल बना लीजिए। सैलेड में नमक नहीं डालना है, सारे न्यूट्रिएंट्स मर जाएंगे नमक डाला आपने। सैलेड किसको कहते हैं, एनी वेजिटेबल विच यू लाइक इज कॉल्ड सैलेड। एनी वेजिटेबल, जो भी कच्ची सब्जी आप खा सकते हैं उसको सलाद कहा जाता है। हम ये नहीं करें ये खाइए या ना खाइए, जो आपकी मर्जी करे वो खाइए। जिसको अभी तक आप सब्जी के नाम पे जानते थे
ठीक है, अगर वो कच्ची खाते हैं उसी को सैलिड कहा जाएगा। तो उसके अंदर करक्यूमिन अगर डाल दिया, हाँ वो रखा है, करक्यूमिन आपने डाल दिया तो इसके पास ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, डालना शुरू करिए और उसको हैबिट में कन्वर्ट करिए। ये साथ साथ क्लियर हुआ। आपने पूछा कि अमाइंस क्या होता है, तो अमाइंस क्या होता है, जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाते हैं। तो जैसे जो फोटोज ले रही थी बेटा ना, फोटो को हॉरिजॉन्टल मत लेना, हाँ मतलब कल थी ना एक, तो हॉरिजॉन्टल लेने पे वो व्यू नहीं आ रहा है, जितनी भी लेना वर्टिकल लेना। चलिए ये रिकॉर्ड करिए। साथ साथ आपने पूछा था कि अमाइंस किसको कहते हैं, तो हम लोगों ने क्या कहा कि जब अमोनिया से, ये लिखा था हम लोगों ने ना, जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन, ये अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया, एक R लगा दिया, तो फॉर्मूला बन गया RNH2, इसी को अमाइंस कहते हैं, ठीक है। तो और फिर अमाइंस की प्रॉपर्टी हम बताना चाह रहे थे कि अमाइंस जब अमाइंस और अमोनिया डेरिवेटिव, तो अमोनिया अगर बेसिक होता है तो अमाइंस भी बेसिक हो जाएगा। ये नई इंफॉर्मेशन। अमोनिया बेसिक कैसे होता है, तो मैंने प्रूव दिया था कि अमोनिया को जब HCl से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाता है। अमोनिया को HCl से रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा सॉल्ट बनता है, NH4Cl। नाम क्या केमिकली, अमोनियम क्लोराइड। उसी को हिंदी में नौसादर कहते हैं। बुक में ये नाम मिल जाएगा आपको, 10th की ICSE की बुक में, ICSE की बुक में, इंग्लिश की बुक में हिंदी में नाम लिखा है ऐसे नौसादर, इंग्लिश में लिखा रहता है नौसादर, इसी नाम से मार्केट में मिलता है। इट इज अ सॉल्ट। देखिएगा, अगर किसी कंपाउंड को आपने एसिड से रिएक्ट कराया, अगर किसी कंपाउंड को एसिड से रिएक्ट कराया, HCl तो एसिड होता है, किसी कंपाउंड को एसिड से रिएक्ट कराया और इसने सॉल्ट बना दिया, तो ये क्या है, यस नहीं, फिर से सुनिए, मैंने कहा एनी कंपाउंड X which on reaction with an acid it is forming a salt, it is the base, ठीक है ना। मैंने कहा कोई भी कंपाउंड है जो ये X कोई कंपाउंड है जो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, तो ये क्या है, तो आंसर है इट इज अ बेस। तो अमोनिया क्या हो गया, इट इज अ बेस। आगे से रख लीजिए, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, तो इसलिए इसके जितने डेरिवेटिव है वो सारे बोलिए बेसिक होते हैं। और फिर अमाइन कितने तरीके का, 3 तरह का होता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। तो चलिए अब हम लोग का कंपाउंड वो चल रहा था, फॉर्मूला था हमारा, ये लिखिए C3H9N, ये फॉर्मूला चल रहा था C3H9N। हमने ब्रैकेट में लिखाया था, ब्रैकेट में लिखे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। तो पहला आइसोमर क्या बना दें, पहला आइसोमर बना दिए 1 डिग्री अमाइन, पहला आइसोमर बना दिए 1 डिग्री अमाइन। टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन के रेडिकल का फॉर्मूला बता दीजिए, 3 कार्बन के रेडिकल का फॉर्मूला C3 यस H7NH2 अमाइंस का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि अमाइंस का जनरल फॉर्मूला क्या था, RNH2 ऐसे था, तो R की वैल्यू क्या डाली आपने, C3H7, ये हो गया RNH2। कंपाउंड क्या हो गया, तो लिखिए प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन, दिस बिकेम 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। फिर दूसरा कंपाउंड लिखे 2 डिग्री अमाइन, दूसरा कंपाउंड लिखेंगे 2 डिग्री अमाइन, ये पहला कंपाउंड था। हाँ, उसका जनरल फॉर्मूला पहले बताइए, RNHR, ये जनरल फॉर्मूला हो गया सेकेंडरी अमाइन का। तो टोटल मेरे पास 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन को 2 R में डिवाइड कर दिया हमने, तो एक R में 2 कार्बन डाल दें, एक में 1 डाल दें, 3 हो जाएगा। तो पहले में 2 डाले तो फॉर्मूला बोलिए C2H5, आगे बोलिए C2H5NH, फिर R में एक और डाल दीजिए CH3। अच्छा हाँ बोलिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है बेटा, इसको ऐसे लिख दीजिए, मतलब बस ये है, एक R है एक R डैश है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। CH3 को पहले भी लिख सकते हैं, हाँ लेकिन नॉमेनक्लेचर सेम रहेगा, किसी को भी कैसे भी लिखेंगे नॉमेनक्लेचर में क्या लिखा जाएगा, एथाइल मिथाइल अमाइन। एथाइल मिथाइल मतलब क्या फॉलो किया हमने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया, इथाइल फर्स्ट उसके बाद में मिथाइल किया हमने, नॉमेनक्लेचर में लिख रहे इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। कॉमन नेम क्या हो गया, यही कॉमन नेम है, सॉरी यही कॉमन नेम है, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। किस क्लास का कंपाउंड हो गया, 2 डिग्री अमाइन लिखिए, दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन, दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन। एक आइसोमर और बनाना था हम लोग को,
एक आइसोमर और बना दीजिए। C2H5 बहुत अच्छा, पहले जनरल लिखिए, RNR, 3 R लगाना है। तो तीनों R में क्या क्या डाल दें जतिन बताइए बेटा। 3 कार्बन है टोटल, तो तीनों को हमने 3 R में डिवाइड कर दिया, तो क्या लिखें R की जगह पर, CH3 हो जाएगा। एक कार्बन डालना है तो एक कार्बन के R का फॉर्मूला CH3 हो जाएगा, तो 3 CH3 लगा दिए जाए मतलब, तो ये हो गया CH3N CH3 और एक CH3 और लगा दिए, ये कंपाउंड बन गया CH3 CH3 CH3N। अब कंपाउंड किस क्लास का पहुंचा, 3 डिग्री अमाइन। लिखिए दिस इज अ टर्शरी अमाइन, दिस इज अ टर्शरी अमाइन। फिर लास्ट एग्जांपल, ये आइसोमरिज्म खत्म हो जाएगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए C4H10O, बस हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे किया जाएगा। C4H10O और मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा C4H10O, C4H10O। बस थोड़ा सा आपको हिंट करके लेक्चर को खत्म करते हैं। पहले तो पहचान लेते हैं, बहुत अच्छा, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए एल्कोहल ईथर, दिस इज एल्कोहल ईथर। कैसे पता लगा, तो ये था एल्केन और ये था ऑक्सीजन, दिस बिकेम एल्कोहल ईथर। फिर आपको अगर हितेश याद हो, पहले ये कंपाउंड आया था, हाँ ब्यूटाइल तो ठीक है, टोटल इट हैज हाउ मेनी आइसोमर्स, यही कंपाउंड था जिसके 7 आइसोमर थे। हाँ बस एक सेंटेंस लिख के छोड़ दीजिए, लिखिए दिस कंपाउंड हैज टोटल 7 आइसोमर्स। सर हमने सब 3 किए थे। हाँ इसीलिए अभी इस लेक्चर को रोक रहे हैं क्योंकि 7 आइसोमर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। बस खाली लिखिए दिस कंपाउंड हैज गॉट टोटल 7 आइसोमर्स, ठीक है बस।